एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर आ रहा है। एंडो इज समथिंग जो इनसाइड आए, एंडो का मतलब ही होता है अंदर आना। एक्सो का मतलब बाहर जाना। और थर्मिक मतलब हीट। तो एंडो, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों वर्ड्स को, एंडो एंड थर्मिक, एंडो मतलब अंदर आना, थर्मिक मतलब हीट, तो क्या फॉर्म, तो हमारा मतलब क्या निकल रहा है? हीट अंदर आ रहा है। एक्सो और थर्मिक को अगर हम डिवाइड करें तो एक्सो मतलब बाहर जाना और थर्मिक मतलब हीट, तो हमारा हीट बाहर जा रहा है। तो अब देखो, हीट इज अब्सॉर्ब्ड एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेस एंड रिएक्शन। अब वही यहाँ भी ये बता रहा है कि हीट जो है वो अब्सॉर्ब भी होता है और गिवन मतलब दे भी देते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस और प्रोसेसेस में। तो अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो उस हिसाब से हम प्रोसेस और रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब हीट फ्रॉम आउटसाइड इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है? जो बाहर से कोई हीट आ रहा है वो अब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब अंदर आ गया किसी भी फिजिकल चेंज का, तो वो रिएक्शन जो होता है वो हमारा एंडोथर्मिक होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का जो मेल्टिंग है वो क्या कर रहा है कि हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है। देन डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। ओके, सो अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जो हीट होता है वो बाहर देते हैं हम किसी भी रिएक्शन के वक्त, जब हीट बाहर जा रहा होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसे। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि वाटर से फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। जब वाटर से आइस फॉर्म होता है तब हीट क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। देन सेकेंड इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट, अब एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। देर इज एक्सचेंज ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन एज वेल। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस में भी हीट एक्सचेंज होता है। अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल अदर आर एंडोथर्मिक। तो उस हिसाब से हम कुछ को एंडोथर्मिक बोलते हैं और कुछ को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देन ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is given away when reactants are transformed into products. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट हम बाहर देते हैं जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है तब। बल्कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तब हम हीट अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इनमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हीट इसने अब्सॉर्ब किया और उसके बाद इसने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म प्लस हीट। अब यहाँ पे इसने हीट रिलीज किया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं वो जो थोड़े टाइम में, शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट करने को। तो जो रेट होता है रिएक्शन का उसका भी वैरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके भी टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्यों, किसी एलिमेंट की किसी भी इसका क्यों डिफरेंट डिफरेंट रेट होता है? फैक्टर्स है कुछ फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो रिएक्टेंट का नेचर है उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि भाई जो हमारा रिएक्शन है वो जल्दी होगा या लेट होगा। फिर साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम चीनी ऐसे ही पानी के अंदर डाल दे चाशनी बनाने के लिए तो वो ज्यादा टाइम लेगा, पर अगर हम चीनी को पहले पाउडर बना के उसके बाद चाशनी में डाले तो वो बहुत कम टाइम देगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल मैटर किया ना।
नेक्स्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। अब अगर हम किसी भी चीज को डाइल्यूट फॉर्म में डालेंगे तो वो बहुत धीरे होगा रिएक्शन। अगर वही हम कंसेंट्रेटेड फॉर्म में डाल दे तो वो रिएक्शन कितना जल्दी हो जाएगा। उसका टेम्परेचर भी मैटर करता है, देन कैटलिस्ट भी मैटर करता है। तो पहले देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक मेटल। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो एल्यूमिनियम मेटल जब रिएक्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू जिंक। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। क्योंकि इन दोनों के नेचर अलग है, तो नेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रिएक्शन के लिए। देन नेक्स्ट है size of particle of the reactant. CO2 effervescence is formed slowly with the pieces of Shahabad tile while faster speed with the powder. इसमें क्या बोल रहा है कि CO2 effervescence जो है वो काफी जल्दी फॉर्म हो जा रहा है अगर हम पाउडर फॉर्म में देखें। जैसे कि मैंने बताया था अभी चाशनी वाला एग्जांपल कि अगर हम चीनी के क्रिस्टल्स डाल देंगे तो वो बहुत टाइम लेगा, पर अगर पाउडर डालेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया शाहबत टाइल का कि अगर टाइल फॉर्म में वो डाल रहे तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, पर अगर पाउडर फॉर्म में वो डाल रहे तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो ये इन्होंने बोला है कि डिपेंड, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। और इन्होंने बोला है कि जब अगर पार्टिकल स्मॉल होगा तो फिर रिएक्शन जल्दी होगा, और जब पार्टिकल बड़ा होगा तो रिएक्शन धीरे होगा। नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद CaCO3। अब डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम HCl डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो वो बहुत धीरे होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट भी धीरे धीरे डिसअपियर होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी धीरे धीरे लिबरेट होगा। पर अगर उसी जगह पे हम कंसेंट्रेटेड HCl डाल दें तो कैल्शियम कार्बोनेट भी जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, CO2 भी जल्दी लिबरेट हो जाएगा। तो जो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उनका भी फर्क पड़ता है, कंसेंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। कंसेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। तो जो कंसेंट्रेटेड एसिड है ना वो फास्ट रिएक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू डाइल्यूट एसिड, जैसा कि इन दोनों रिएक्शन में हमने देखा। विच मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अब इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अब एक एक्सपेरिमेंट था लाइम वाटर का, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, दैट इज लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग लाइमस्टोन बिकॉज ऑफ जीरो रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन्होंने बोला कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की नहीं टर्न होता जब तक उसको हीट नहीं करते, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट है वो जीरो है। अब इससे हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब लाइम वाटर के केस में क्या था, जब तक हमने उसे हीट नहीं किया तब तक वो लाइमस्टोन बना ही नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो जीरो था उसका। तो और जैसे हम हीट कर देते तो वो मिल्की टर्न हो जाता, लाइमस्टोन बन जाता जो लाइम वाटर है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट के बेसिस पे, सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। अब कैटलिस्ट क्या होता है कि उसके प्रेजेंस में ना जो रिएक्शन हो रहा है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब रिएक्शन जो है वो ये हो जाता है और कोई भी केमिकल चेंज नहीं करता, वो उसे बोलते हैं कैटलिस्ट।